गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र 2022 में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति से पहले हमने राष्ट्रपति वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा। जो ये वीडियोज़ हैं, ये क्लासेस जो आपकी यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस प्री 2023 को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि यह जो है कि है जिस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है, उसी तरीके से राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे हम उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो पदेन सभापति इसको हम कहते हैं। और जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि तब वहाँ का जो कार्य होगा वो उपसभापति देखने लगेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं है, ध्यान देना। तथा सभापति के को संदेह जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं उस समय उसका हकदार नहीं होगा जिसमें वो राष्ट्रपति का कर्तव्य कर रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों के द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्यों द्वारा भी किया जाता है, मनोनीत भी शामिल होते हैं। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है कि केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा उपराष्ट्रपति में क्या हो रहा है कि केवल लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य अर्थात मनोनीत भी आएंगे और निर्वाचित भी आएंगे। अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ये सेम पद्धति होती है जो आपके राष्ट्रपति में भी प्रयोग की जाती है। अनुच्छेद 66 के 3 उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तो राष्ट्रपति में भी सेम होती है, बस राष्ट्रपति के लिए क्या होता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए कि वो राज्यसभा का बनने की योग्यता रखता हो। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को, ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि वह उपराष्ट्रपति जरूर होता है लेकिन उसको वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि सभापति के रूप में दिया जाता है। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। और 67(1) या 67(a) के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से या लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अनुच्छेद 67(b) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों, ध्यान देना, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त को किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ ली जाती है। अर्थात जो उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के जो है कि सामने शपथ लेगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में आप प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले आपको राज्यसभा में ही क्या करना होगा, संकल्प लाना होगा। लोकसभा में जो है कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी संकल्प नहीं लाया जा सकता। अगर लाया जाएगा तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात ये एक विशेष अधिकार है राज्यसभा का कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, राज्यसभा सदन का होगा, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति में सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 52 से 62, 10 साल इन्होंने कार्य किया। फिर जाकिर हुसैन आते हैं 62 से 67, फिर वीवी गिरी आते हैं, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, नेक्स्ट आते हैं बीडी जत्ती और नेक्स्ट आते हैं एम हिदायतुल्ला। ये कार्यकारी थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सभी पदों को संभाला। आर वेंकट रमन, शंकर दयाल, KR नारायण, डॉक्टर K कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू। लेकिन इस समय एम वेंकैया नायडू के बाद कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। तो आइए अब हम इससे संबंधित कुछ MCQs और प्रश्न कोश को करते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित, तो केवल निर्वाचित नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही आते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, गलत। निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, यह भी गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव द्वारा, गलत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, यह भी गलत है। लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों के सीधे चुनाव से, यह भी गलत है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है कौन कौन? लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों के ही सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 इसमें ये दोनों ही शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन से सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पे दोनों के चुनाव में नहीं, केवल राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य विधानसभा आती है, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है, राज्य विधानसभा नहीं होती है। तो इस तरह यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, उन्हें पढ़ना है हमें। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता हो, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह दोनों ही बातें सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है और सभापति के रूप में ही इस व्यक्ति को वेतन भत्ते, परिलब्धियां, पेंशन सारी चीज़ें मिलती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति को माना जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही मिलकर करती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह बात सही है। तो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ ध्यान देना, फिर से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, जनता के सदन का मतलब हो गया लोकसभा, जहाँ पे लोकसभा के द्वारा सांसदों को चुना जाता है, तो यहाँ लोकसभा की बात कर रहा है, एक ऑप्शन गलत हो गया। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसी भी राज्य की विधायिका का सदस्य हो सकता है, परंतु जब वो उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसे अपने राज्य की विधायिका की सदस्यता त्याग देनी होगी, तो दूसरा तो सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। देखा जाए तो दोनों का ही 5 वर्ष का ही कार्यकाल माना जाता है पद ग्रहण करने की तिथि से, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के लिए केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। तो आइए कूट देखते हैं, और यहाँ पर देखिए कूट में दे रहा है 1 और 4, तो मैंने बताया महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत के द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे होते हैं राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, यह ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह भी सही है।
और राष्ट्रपति के पद त्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी करता है, यह भी सही है और यह भी सही है। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति के पास, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं होता है। तो बिल्कुल यह बात सही है कि उपराष्ट्रपति के नाम से वो कोई भी काम नहीं करता, केवल सभापति के नाम से करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति को पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद। राज्य परिषद का मतलब ही हो गया कि राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, ना कि लोकसभा या संसद या कैबिनेट, किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल और केवल राज्यसभा। मैंने यही पहले बताया स्टार्टिंग में ही कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में ला सकते हैं। और आप देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस में 3 बार लगातार पूछा जा रहा है, 3, 4, 7 में। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य ही नहीं होता है? तो वो होते हैं हमारे राज्यसभा। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वो इसका सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी अध्यक्षता ग्रहण करते हैं। नीचे दिए गए 4 युग्म हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जो दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर थे। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले हमारे राजदूत भी थे और वीवी गिरि भी राजदूत थे। उसके पश्चात वो लोग उपराष्ट्रपति के पद पर जो है कि मतलब अब चुने जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला? मोहम्मद हिदायतुल्लाह बिल्कुल संभाला है। नीलम संजीव रेड्डी नहीं, इन्होंने नहीं संभाला है, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, ये 2 पदों को इन्होंने संभाला था। फ़खरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने भी नहीं, क्योंकि यह आपके राष्ट्रपति के पद पर थे। लेकिन शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद को संभाला। तो 1 और 4 सही होगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ध्यान देना, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की द्वारा की जाती है, बिल्कुल संवैधानिक पीठ करेगी इसकी सुनवाई, तो दूसरा भी सही है। और आगे तीसरे ऑप्शन को देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक एवं स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19(1)(a) में रखा गया है, तो यह बात भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे। प्रथम उपराष्ट्रपति तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। क्वेश्चन नंबर 18 और ये लास्ट है इसका, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक में कौन से थे? तो 12वें नंबर पे जो है कि उनका क्रमांक था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान समय में 2023 में, जनवरी 2023 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं यहीं पे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो आप पढ़ेंगे अब यहाँ पर हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अर्थात मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के सहयोग के लिए बनाई जाती है, जिसका नेतृत्व करता प्रधानमंत्री होता है, और उसमें कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिसमें रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। तो 3 प्रकार के मंत्री पद होते हैं और चौथा प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया था, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लिखा गया है कि राष्ट्रपति चाहेगा तो मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर दोबारा पुनर्विचार करवा सकता है, लेकिन दोबारा जब पुनर्विचार होकर वापस आती है सलाह उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के पास, तो उसे उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है।
अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी है तो क्या दी है। इस पे कोई प्रश्न नहीं उठेगा। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आए? 75 में आए। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। आर्टिकल 75(1)(a) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कितने से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी। और यह जो प्रोविजन है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और आगे देखते हैं, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के रूप में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल और केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की ही होती है और किसी की नहीं होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। ध्यान दीजिएगा, जो केंद्रीय कैबिनेट होती है सचिवालय वो प्रधानमंत्री के अधीन होती है और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, जो यूपीएससी होती है उसका वो पदेन अध्यक्ष भी होती है। और साथ ही साथ आर्टिकल 75(5) के अनुसार कह रहा है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है जब तक वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन अगर उसे मंत्री को पद को बनाए रखना है तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण भी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। लेकिन राष्ट्रपति किसे देता है अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन या विधान के बारे में उससे मांगी जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि 78 है वो प्रधानमंत्री की ड्यूटीज अर्थात की कर्तव्यों से संबंधित होता है। फिर देखते हैं 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, जो कि वर्तमान में कुल कितनी संख्या हो गई है? 51 हो गई है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर का चुनाव करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यह स्टेटमेंट भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह भी सही है क्योंकि उसे 6 महीने के अंदर फिर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो 2, 3, 4 ये सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही होगा, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, गलत। ये तो राष्ट्रपति होता है केवल। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह भी गलत हो गया। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, यह भी गलत है, वो कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, नाम मात्र का नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है या नियुक्त होता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियुक्त होता है। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री पहले सांसद के रूप में तो निर्वाचित होता है जनता के द्वारा, लेकिन उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कौन देता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है राज्य सरकार का, गलत। केंद्रीय सरकार का, बिल्कुल सही ऑप्शन है। केंद्रीय सरकार का ही वो मुख्य माना जाता है प्रमुख रूप से, क्योंकि राज्य सरकार के तो मुख्यमंत्री होते हैं प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्व का? प्रधानमंत्री के दायित्वों का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री के दायित्वों का वर्णन इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? शासन के सभी मंत्रीगण या कैबिनेट स्तर के मंत्री
अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण? तो बी सही हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं जिसमें वित्त विभाग, रक्षा विभाग और आपका गृह विभाग, इस तरीके के जो प्रमुख मंत्रालय आते हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनके मंत्रियों को ही मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कहाँ पे? आर्टिकल 352 में जब राष्ट्रीय आपात लगाने की बात होती है तब जो है कि यहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। अगला स्टेटमेंट है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। और आईएएस प्री 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आईएएस प्री 2009 का, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, किसी न किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला पूछ रहा है कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है कि वो किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दे रहा है। तो ये गलत है, केवल और केवल दूसरा सही है, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय जो है कि या कैबिनेट सचिव इसकी सलाह नहीं देता है। बल्कि क्वेश्चन 11 है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई की जाएंगी। गलत। तो दूसरा सही है, पहला गलत होगा, क्योंकि भारत सरकार की जितनी भी कार्यवाहियां की जाएंगी वो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। जो भी समझौते वगैरह, जो भी संधियाँ, जो भी नियम बनते हैं उस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति के साइन होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के नाम से वो की जाती हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन का मतलब हो गया आपका कौन सा, राज्यसभा, इसके सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर बहस नहीं बोल सकेंगे या बोल नहीं सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए स्टेटमेंट ये तीनों स्टेटमेंट गलत है और ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा में आता है और जबकि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है, इसीलिए वो लोकसभा में वोट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 के अनुसार ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी की जाती है। आमतौर पे क्वेश्चन नंबर 15 है, आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य या लोकसभा का सदस्य। तो आमतौर पे वो लोकसभा के सांसद के रूप में चुने जाते हैं जनता के द्वारा, तो लोकसभा का ही सदस्य माना जाएगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2012 में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, आवश्यक रूप से, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों का एक सदन का सदस्य होना ही पड़ेगा, तभी उसकी प्रधानमंत्री का कार्यकाल बचेगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के रूप में जाना जाता है, तो लोकसभा के हिसाब से हम इसे देखेंगे तो 25 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए होती है। वहीं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु कम से कम चाहिए होती है।
प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा इसको जो है कि नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का प्रधानमंत्री कौन सा वक्तव्य सही है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने वाले के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करेगा या अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, और क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में वह पूर्णतः स्वविवेक है। वो किसी भी प्रकार के दबाव या किसी प्रकार की राष्ट्रपति से सलाह लेने की उसे आवश्यकता नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। 6 महीने तक तो रह सकता है। 6 महीने के बाद अगर उसे संसद का सदस्य बनना है तो उसे किसी न किसी सदन की योग्यता धारण करनी पड़ेगी, सदस्यता धारण करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा। कब? 6 महीने के बाद उसे मुक्त हो जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, गलत। निम्न सदन अर्थात लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी जो है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल का पद धारण कर सकते हैं, अर्थात बड़े मंत्री पद को धारण कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो है कि सही नहीं है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? तो लोकसभा के प्रति सामान्य रूप से उसे जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 74(3) के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो कूट मिलाने हैं आप उन्हें देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी कि लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होती है संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। तो 1, 2, 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति और यहाँ पर संसद के प्रति। अब देखिए संसद के प्रति क्या होगा कि इसमें तो लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है। तो सही जो उत्तर होना चाहिए था वो तो होना चाहिए था केवल लोकसभा, लेकिन जब लोकसभा नहीं दी है तो हम संसद के प्रति भी मान सकते हैं। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर हम सही मान सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज का हमने उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 25 MCQs इंपॉर्टेंट किए हैं। आगे हम इसके बचे हुए लगभग 50 MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलते मिलते हैं आज हम जो है कि फिर ज्योग्राफी की क्लास में। आप लोग जरूर देखिएगा, ज्योग्राफी की क्लास भी 3 बजे तक अपलोड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।